नमस्कार। आज हम करते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का डिटेल्ड वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, इसको पढ़ा चुकी हूँ पोएम को, और आज इस वीडियो में हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन में पहला हेडिंग होगा इंट्रोडक्शन। दिस इज़ द मोस्ट फेमस, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध एंड पर्सनल और व्यक्तिगत सोनेट है ऑफ मिल्टन, मिल्टन की। मिल्टन एन इंडस्ट्रियस एंड वोरेशियस स्कॉलर। मिल्टन एक इंडस्ट्रियस मीन्स परिश्रमी, एंड वोरेशियस जो कि बहुत पढ़ने वाला स्कॉलर, विद्वान था। डिवोटेड उसने समर्पित किए, डेज एंड नाइट्स अपने दिन और रात, टू द स्टडी अध्ययन को, ऑफ ग्रीक एंड लैटिन ग्रीक और लैटिन भाषाओं के। एज अ पोइट कम पॉलिटिशियन एक कवि और राजनीतिज्ञ के रूप में, ही प्लेड उसने निभाई, एन इम्पॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण रोल भूमिका, इन द सिविल वॉर गृह युद्ध में। इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था, आपको मालूम है। चार्ल्स फर्स्ट और जो नेता था एक ओलिवर क्रोमवेल, उसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था और चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ ये लोग लड़े थे गृह युद्ध, जिसमें चार्ल्स फर्स्ट को इन्होंने पकड़ लिया और उसे फांसी दे दी थी। ये काम हुआ था 1649 में। चार्ल्स फर्स्ट को ओलिवर क्रोमवेल के नेतृत्व में फांसी दे दी गई थी, और उसके बाद चार्ल्स क्रोमवेल इंग्लैंड का रूलर बना था, लॉर्ड प्रोटेक्टर करके। तो जो राजा को फांसी देने वाले लोग थे, राजा के खिलाफ जो विद्रोह करने वाले लोग थे, उनके साथ था जॉन मिल्टन, यानी ओलिवर क्रोमवेल की साइड में था जॉन मिल्टन। तो बहुत बड़ी भूमिका इसने निभाई थी। ही वर्कड उसने काम किया, राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे, पूरे पूरे दिन उसने काम किया, इन सपोर्ट समर्थन में, ऑफ क्रोमवेल क्रोमवेल के, ओलिवर क्रोमवेल उसका पूरा नाम है, तो उसके समर्थन में जॉन मिल्टन में दिन दिन भर काम किया, राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम किया। और इस चक्कर में उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। वो पैदाइशी अंधा नहीं था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, डॉक्टर के मना करने के बावजूद वो पढ़ता रहा। बहुत सारे पैम्फलेट्स वो लिखता था ओलिवर क्रोमवेल का इस समर्थन में, तो इसी वजह से उसकी आंखें चली गई थी। और उसके आंखें जाने के बाद ही ये जो पोइम उसने लिखी थी, सोनेट, जो आपके सिलेबस में है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसके बाद ही लिखी थी। ही रोट उसने लिखी लीफलेट्स। लीफलेट्स वही पर्चे होते हैं जो मैंने आपको बताया, पैम्फलेट्स जो होती हैं, पर्चे उसने लिखे, इन हिज सपोर्ट उसके समर्थन में। किसके समर्थन में? ओलिवर क्रोमवेल के समर्थन में। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम और उनको बांटा, एमंग द पब्लिक जनता के बीच, टू एजुकेट देम उनको शिक्षित करने के लिए। एट द एज ऑफ 44 44 वर्ष की आयु में, व्हेन जब, ही वॉज बिजी जब वो व्यस्त था, विद द नेशनल टास्क राष्ट्रीय काम में, ही सडनली लॉस्ट उसने अचानक खो दी, हिज आई साइट अपनी आंखों की रोशनी, ऑन अकाउंट ऑफ टू मच लेबर यानी टू मच बहुत ज़्यादा, लेबर परिश्रम, ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स की वजह से, बहुत ज़्यादा परिश्रम की वजह से उसने अपनी आंखें खो दी। टू हिम उसके लिए, द वाइड वर्ल्ड ये विस्तृत संसार, वॉज डार्क अंधेरा हो गया, एंड हिज लिटरेरी कैरियर और उसका जो साहित्यिक कैरियर था, रुइंड वो बर्बाद हो गया। ही फेल्ड वो असमर्थ रहा, टू अंडरस्टैंड समझने में, द कॉज कारण, ऑफ हिज मिसफॉर्च्यून अपने दुर्भाग्य का, यानी क्यों उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, यही बात तो वो डिस्कस करता है इस पोएम में, कि मुझे समझ में नहीं आता क्यों मेरी आंखों की रोशनी चली गई, ऐसा मैंने क्या किया। तो ऐसा यही किया उसने कि डॉक्टर के मना करने के बावजूद वो पढ़ता रहा, बहुत ज़्यादा आँखों पर बहुत ज़्यादा लोड डाला। हर चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है, सीमा होती है। अगर आप इस किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को, तो जाहिर सी बात है कि वो अंग फिर आपका एक लिमिट के बाद काम करना बंद कर देगा। जब डॉक्टर कह रहा है कि भाई अब आप मत पढ़ो, तो मत पढ़ो।
अब उसने डॉक्टर की बात तो नहीं मानी और फिर इस पोइम में वो विलाप कर रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी रोशनी कैसे चली गई। तो ही फेल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ हिज मिसफॉर्च्यून, तो वो असमर्थ रहा समझने में कॉज कारण ऑफ हिज मिसफॉर्च्यून, अपने दुर्भाग्य का, पर्टिकुलरली विशेष रूप से व्हेन जब ही वॉज नॉट गिल्टी, वो दोषी नहीं था, ऑफ एनीथिंग किसी भी चीज़ का। तो ऐसे तो वो किसी चीज़ का दोषी नहीं था, लेकिन उसने एक्सेस कर दी पढ़ने की। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था, हाउ टू एक्सप्लॉयट, एक्सप्लॉयट माने तो शोषण करना होता है, लेकिन यहाँ पर है प्रयोग करना, यूज करना, यूटिलाइज करना, कि वो कैसे उपयोग करे हिज पोइटिक फैकल्टीज, अपनी जो काव्यात्मक क्षमताएं हैं, फैकल्टीज यानी उसके अंदर जो योग्यता है पोइट्री लिखने की, कविता लिखने की। व्हेन जब द लाइट वॉज डिनाइड, रोशनी, डिनाई माने मना करना, यानी कि रोशनी छीन ली गई, डिनाइड टू हिम, उसके लिए मना कर दी गई रोशनी, मतलब कि उसकी आंखों की रोशनी छीन ली गई, तो वो अपनी पोइटिक फैकल्टीज़ को कैसे यूज़ करे ये उसकी समझ में नहीं आता है, और इसी बात को वो पोइम में एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे थॉट कंटेंट। दिस सोनेट, ये जो सोनेट है, ये जो कविता है, इज अ सॉर्ट ऑफ, एक प्रकार का सैड, दुख से भरा हुआ, लेमेंटेशन, विलाप है, रुदन है, ऑफ द पोइट, कवि का, ओवर द सडन यानी अचानक होने वाले, एंड अनवारंटेड और बिना किसी बात के, लॉस नुकसान, ऑफ हिज विजन, उसकी दृष्टि का, उसकी आंखों का जो हुआ, एट द क्रूशियल मोमेंट, क्रूशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट, मोमेंट समय पर, बड़े महत्वपूर्ण समय पर, ऑफ हिज कैरियर, उसके कैरियर के, उसके जीवन वृत्त के। वेन एवर, जब कभी भी, ही थिंक्स, वो सोचता है, हाउ कैसे, हिज लाइट, उसकी रोशनी, इज स्पेंट, खत्म हो गई, चली गई, ही इज फिल्ड, वो भर जाता है, विद प्रोफाउंड सॉरो, गहरे दुख से, वॉट वरीज, जो चिंता में डालता है, हिम, उसको, मोस्ट, सबसे ज्यादा, इज द फैक्ट, वो ये तथ्य है, दैट, के, हिज पोइटिक फैकल्टीज, उसकी जो काव्यात्मक प्रतिभा है, लाई, पड़ी हुई है, अनयूज्ड, बिना उपयोग के, इन द एब्सेंस, अनुपस्थिति में, ऑफ हिज विजन, उसकी आंखों की रोशनी के। हिज सोल, उसकी आत्मा, इज बेंट, मतलब कि उद्धृत है, इच्छुक है, टू सर्व, सेवा करने की, गॉड, ईश्वर की, विद द टैलेंट, इस टैलेंट से, इस योग्यता से, इस प्रतिभा से, एंड प्रेजेंट, और वो प्रस्तुत करना चाहती है, इट्स ट्रू अकाउंट, अपना सच्चा लेखा जोखा, बिफोर हिम, उसके सामने यानी ईश्वर के सामने, बट लेकिन, फॉर द लॉस ऑफ साइट, यानी जो रोशनी का नुकसान हो गया है, फॉर द लॉस, नुकसान की वजह से, ऑफ द साइट, यानी जो आंखों की रोशनी है उसके नुकसान की वजह से उसका जो यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो आप चाहें तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस गड़बड़ है। हिज सोल इज बेंट टू सर्व गॉड विद द टैलेंट एंड प्रेजेंट इट्स ट्रू अकाउंट बिफोर हिम, बट फॉर द लॉस ऑफ साइट, यहाँ आप थोड़ा आगे जोड़ दें, बट फॉर द लॉस ऑफ साइट ही इज अनेबल टू डू दैट, ऐसा जोड़ दें कि अपनी आंखों की रोशनी का जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। बट लेकिन, द पोइट, कवि, सून, जल्दी ही, जस्टिफाइज, न्याय संगत ठहराता है, द वेज ऑफ गॉड, ईश्वर के तरीकों को। और ये बात मिल्टन अपने पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत में भी कहता है। आगे जाकर आप पढ़ेंगे मिल्टन का जो एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, वहाँ भी वो ईश्वर के तौर तरीकों को जस्टिफाई करता है, सही ठहराता है कि ईश्वर जो भी हमारे साथ करता है सही करता है, हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते उसके वेज पर, उसके तरीकों पर। तो बट सून, लेकिन जल्दी, बट द पोइट, लेकिन कवि, सून, जल्दी ही, जस्टिफाइज, न्याय संगत ठहराता है, द वेज ऑफ गॉड, ईश्वर के तौर तरीकों को, ट्रू मैन, मनुष्य के प्रति, बाय सेइंग, ये कहकर, दैट, के, गॉड नीड नॉट, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, प्रेस ह्यूमन बींग्स, यानी जोर डालने की मनुष्यों पर, इन हिज सर्विस, अपनी सेवा में, फॉर, क्योंकि, ही हैज थाउजेंड्स, उसके पास हजारों हैं, कौन, ऑफ एंजल्स, देवदूत, एट हिज कमांड, जो कि उसकी आज्ञा पर,
टू वर्क काम करते हैं, राउंड द क्लॉक 24 घंटे, ओवर लैंड जमीन पर, एंड सीज और समुद्र पर। वॉट ही रिक्वायर्स जो उसको चाहिए, इज वो है हिज ओबीडियंस उसकी आज्ञा का पालन। देयरफॉर इसलिए, दोज वो लोग, हु बियर जो बर्दाश्त करते हैं, हिज उसके माइल्ड योक हल्के कष्ट को, यानी जो भी कष्ट ईश्वर ने हमको दिए हैं। योक होता है जुआ, जो कि जब हल चलाते हैं तो बैल के कंधे पर रखा जाता है, उसको योक बोलते हैं। तो ये जो योक है, जो जुआ है, वो कष्ट का सिंबल है, परेशानियों का सिंबल है, यानी प्रतीक है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है देयरफॉर इसलिए, दोज वो, हु बियर जो बर्दाश्त करते हैं, हिज माइल्ड योक उसके दिए हुए हल्के फुल्के कष्टों को, कामली शांति से, स्टैंड खड़े रहते हैं, एट हिज गेट उसके दरबार में, अलर्ट यानी अलर्ट होकर, एंड वेट और इंतज़ार करते हैं, फॉर हिज कमांड उसकी आज्ञा के लिए, पेशेंटली धैर्यपूर्वक, ऑल्सो वो भी, रेंडर हिम उसको प्रदान करते हैं, जेन्युइन वास्तविक सर्विस सेवा। तो ये कोटेशन है, ये लाइन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई। दे ऑल्सो सर्व वो भी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, एंड और जोड़ दीजिएगा यहाँ पर, जो कि केवल खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं, यानी अपनी बारी आने का कि ईश्वर उनको कोई आज्ञा दे, इस बात का वो इंतज़ार करते हैं, वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं। तो ये कोटेशन है। आप और भी लाइंस कोट कर सकते हैं अपनी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते वक्त, जितनी आप याद कर पाएँ। जो पोएम है उसमें से जितनी मैक्सिमम लाइंस आप याद कर पाएँ वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन में कोटेशंस भी डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो ये लाइन तो आप लर्न कर ही लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है मीट्रिकल कंपोजिशन। तो इससे पहले मैंने शेक्सपियर पर जब वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि उसका जो मीट्रिकल कंपोजिशन है या उसकी जो राइम स्कीम है वो ABAB CD EF EF GG है, जो कि इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम कहलाती है। लेकिन यहाँ आप मिल्टन को देखेंगे, मिल्टन ने इटालियन पैटर्न ही फॉलो किया है। तो मीट्रिकल कंपोजिशन उसका क्या है, इन द फर्स्ट 6 लाइन्स यानी पहली 6 पंक्तियों में ऑफ द सोनेट, सोनेट की, द पोइट कवि लेमेंट्स यानी लेमेंट करता है, विलाप करता है, द अनटाइमली लॉस, अनटाइमली जो समय से पूर्व, लॉस क्षति हो गई, हानि हो गई, ऑफ हिज विजन उसकी दृष्टि की, उसके आँखों की, एंड क्वेश्चंस और सवाल उठाता है, द जस्टिस ऑफ गॉड ईश्वर के न्याय पर। द नेक्स्ट 5 लाइन्स जो अगली 5 पंक्तियां हैं, शो दिखाती हैं, अ टर्न ऑफ थॉट एक विचारों में मोड़, टर्न माने मोड़, ऑफ थॉट विचारों का, वोल्ट। तो ये वोल्टा ये शब्द आपको याद करना है, वोल्टा। तो और एक सिज्यूरा, एक टर्म जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, शेक्सपियर को एज अ सोनेटियर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको 2 टर्म बताए थे जो आपको याद रखने हैं, सिज्यूरा एंड वोल्टा। सिज्यूरा पॉज होता है जो कि 8th लाइन पर होता है, और वोल्टा टर्न ऑफ थॉट होता है। इन द पोइट यानी कवि के अंदर एक टर्न ऑफ थॉट आता है, उसके विचार मुड़ जाते हैं। एंड द लास्ट 3 लाइन्स और जो अंतिम 3 पंक्तियां हैं, एक्सपोज दिखाती हैं, द कंप्लीट, द पोइट्स कंप्लीट कवि का पूरा, रिकन्सिलिएशन माने समझौता, एंड सरेंडर और आत्मसमर्पण, एंड रिटर्न और उसका लौटना, टू दिस इनिशियल ट्रैंक्विल मूड, इनिशियल प्रारंभिक, ट्रैंक्विल शांति से भरा हुआ, मूड माने भावावस्था। तो टर्न ऑफ थॉट यानी विचार मुड़ जाते हैं और वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। दिस सोनेट ये जो सोनेट है, देयरफॉर इसीलिए, डज नॉट शो नहीं दिखाती, कन्फर्मिटी यानी पूरा पालन, ऑफ द डिवीजन यानी जो बंटवारा होता है, ऑफ द पेट्रार्चन सोनेट पेट्रार्च की सोनेट का, इनटू 2 पार्ट्स 2 भागों में, दैट इज द ऑक्टेव एंड द सेस्टेट जो कि ऑक्टेव और सेस्टेट हैं। मोर ओवर इसके अलावा, देयर इज नो पॉज कोई पॉज नहीं है, एट द एंड ऑफ आइदर द फर्स्ट स्टेंजा और द 8th लाइन, यानी ना तो पहली जो
आइदर एट द फर्स्ट स्टेंजा, ना तो पहले स्टेंजा के बाद तो वैसे भी पॉज नहीं होता, और एट द एंड ऑफ द 8th लाइन, और जो 8वीं पंक्ति है वहाँ पर भी पॉज नहीं दिखाई देता। हेंस इस प्रकार द पोएम, ये जो कविता है, रीड्स पढ़ी जाती है लाइक अ कंपोजिट, जैसे कि एक बंधा हुआ वर्स पैराग्राफ हो, यानी पोएम की पंक्तियों का एक पैराग्राफ हो। द राइम अरेंजमेंट, जो राइम स्कीम है, राइम अरेंजमेंट है, जो तुकबंदी है और जो लय की व्यवस्था है ऑफ द सोनेट, इस सोनेट की, इज एज फॉलोज, वो इस प्रकार है, ABBA CDC CDC। तो ये आपने मेरा पिछला वाला वीडियो जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जिसमें मैंने पढ़ाई है वो ज़रूर देख लीजिएगा, तो वहाँ पर हमने पूरा स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया है। तो ये उसकी राइम स्कीम है, ABBA CDC CDC, यानी ये पहला क्वार्टेन हुआ, ये दूसरा क्वार्टेन हुआ, और ये पहला टर्सेट हुआ, ये दूसरा टर्सेट हुआ, ये दोनों क्वार्टेन मिला के बनेगा ऑक्टेव, और ये दोनों टर्सेट मिला के बनेगा सेस्टेट। तो भले ही यहाँ पर हमने ये बताया है कि वो फॉलो नहीं करता, लेकिन आप ये करके डिवाइड कर दीजिएगा स्ट्रक्चर दे के, और यहाँ पर इसको दोनों को मिला के बता दीजिएगा ऑक्टेव, और इन दोनों को मिला के सेस्टेट, इस तरीके से कर दीजिएगा। फिर है नेक्स्ट हेडिंग डिक्शन। द पोएम, ये जो कविता है, इज रिच, समृद्ध है, नॉट ओनली, ना केवल, इन फीलिंग्स, भावनाओं में, बट ऑल्सो, बल्कि इन डिक्शन। डिक्शन क्या होता है? शब्दावली, शब्दों का चयन, सलेक्शन ऑफ वर्ड्स कहलाता है डिक्शन। तो शब्द चयन जो है वो भी इसका बड़ा समृद्ध है। द आर्टिस्टिक, यानी कलात्मक यूज, प्रयोग ऑफ द बिब्लिकल एल्यूजन, बाइबल के एल्यूजन्स का, यानी बाइबल के उद्धरणों का, एंड द पर्सोनिफिकेशन, और मानवीकरण, एड्स जोड़ते हैं, अ स्पेशल, एक विशेष, एक खास, चार्म, आकर्षण, टू द पोएम, इस कविता में। वर्ड्स, शब्द, मेजॉरिटी ऑफ विच, जिनमें से ज्यादातर, आर सिंपल, साधारण है, एंड मोनोसिलेबिक। मोनोसिलेबिक क्या होते हैं? जिनमें एक सिलेबल होता है, और सिलेबल क्या होता है? वो मतलब एक बार में जो हम प्रोनाउंस कर पाते हैं, एक साउंड होती है जो कि सिलेबल कहलाती है। जैसे वर्ड, तो ये एक ही बार में प्रोनाउंस हो गया, WORD, वर्ड, तो ये मोनोसिलेबिक वर्ड है। वर्ड अपने आप में, या फिर ये एंड हुआ, AND, एंड, ये मोनोसिलेबिक वर्ड है। तो ये जो एक सिलेबल वाले वर्ड्स हैं उसमें बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं, मेजॉरिटी है उनकी। आर कॉशियसली एंड क्लेवरली, कॉशियसली मतलब सावधानी से, एंड क्लेवरली और बड़ी होशियारी से, कर्ल्ड माने चुने गए हैं, चूजन, एंड अरेंज्ड और व्यवस्थित किए गए हैं, इन अ टिपिकल मिल्टोनिक स्टाइल, यानी जो टिपिकल खास मिल्टन की स्टाइल है, शैली है, तरीका है, उसी तरीके से वो शब्द चुने गए हैं और व्यवस्थित किए गए हैं इस कविता में। द पोएम, ये कविता, पजेसेस, रखती है, सीरियसनेस, गंभीरता, ऑफ थॉट, विचारों की, एंड ग्रेंजियोर, और शान, ऑफ स्टाइल, शैली की, यानी शानदार शैली है इसकी। इट इज राउंडेड ऑफ, ये समाप्त होती है, विद अ मोनोसिलेबिक, एक सिलेबल वाले, प्रोवर्बियल, यानी जो प्रोवर्ब क्या होती है? कहावतें होती हैं जिनको हम अक्सर कोट करते हैं, तो कहावतों वाले, सबलाइम, सबलाइम वो होते हैं जो कि बहुत उच्च कोटि के होते हैं और हमेशा याद रखे जाते हैं, हमेशा पसंद किए जाते हैं। ऑन द सबलाइम पर मेरा एक वीडियो है, तो वहाँ आप समझ जाएंगे कि सबलाइम क्या होता है। एंड इमॉर्टल लाइन, और एक अमर पंक्ति है जिसके साथ ये कविता समाप्त होती है। और वो पंक्ति क्या है? दे ऑल्सो सर्व, वो भी सेवा करते हैं, हु, जो कि ओनली स्टैंड, केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट, और इंतजार करते हैं। मिल्टन ड्रॉज, मिल्टन खींचता है, अ लाइवली, एक सजीव, वर्ड पिक्चर, शब्दों की तस्वीर, ऑफ द ऑथोरिटी, यानी अधिकार की, शक्ति की, ऑफ गॉड, यहाँ पे अभी जोड़ना चाहिए था, ऑथोरिटी ऑफ गॉड, ईश्वर की जो शक्ति है उसकी तस्वीर खींचता है। हिज स्टेट इज किंगली, तो ये भी कोटेशन वहीं से ली गई है पोइम से, और ये भी जो लाइन है, हिज स्टेट इज किंगली,
तो ये आई थी पोइम में, आपको याद होगा कि उसकी जो स्थिति है वो राजा के जैसी है। ईश्वर की जो स्थिति है वो राजा के जैसी है। अब जैसे ही ये बात कही जाती है हिज स्टेट इज किंगली, तो आपके दिमाग में एक राजा के दरबार की तस्वीर आ जाती है। जैसे ही ये लाइन आप पढ़ते हैं कि एक राजा है और वो सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसके चारों ओर, मतलब चारों ओर क्या, उसके सामने जो दरबार सजा हुआ है उसमें बहुत सारे एंजल्स हैं, देवदूत हैं। राजा कहता है कि ज़मीन पर जाकर ये काम करो, समुद्र में जाकर ये काम करो, तुरंत दौड़ते हुए जाते हैं वो सारे एंजल्स। तो ऐसी एक तस्वीर हमारे सामने उपस्थित होती है। इसमें आप थोड़ा सा कंक्लूडिंग एक दो सेंटेंस और जोड़ दें। आप लिख दें कि कंक्लूडिंगली वी कैन से दैट दिस इज अ परफेक्ट पोएम ऑफ जॉन मिल्टन एंड रिप्रेजेंट्स हिज पोएटिक टैलेंट वेरी एक्सक्विसिटली या वेरी ब्यूटिफुली, वेरी स्किलफुली, कुछ भी जो भी आप यहाँ पर एडवर्ब यूज़ करना चाहें। इस तरीके से एक सेंटेंस कंक्लूडिंग लिखकर इसको एंड कर दें। जैसे बुक में अचानक से ये ख़त्म कर दिया आंसर को, ऐसे आपको नहीं करना है। जब भी आप आंसर ख़त्म करें तो एक कंक्लूडिंग सेंटेंस ज़रूर उसमें ऐड करें। तो इसके साथ ही ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।